अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस क्लास के अंदर जो पहला सेक्शन है वो हम रखेंगे टाइप ऑफ हिप्नोसिस के ऊपर। इसमें हिप्नोसिस की कितनी टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अक्सर आपने देखा होगा कि अ, जैसे मैंने आपको बेसिकली हिप्नोसिस की 2 टाइप्स बताई थी। एक टाइप होती कम्युनिकेशन हिप्नोसिस, यानी कि नेक्स्ट पर्सन को पता भी नहीं होता कि आप उसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि बातों के जरिए। और दूसरी जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम आप कह लें कि हेट्रो हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं। और उसमें ये होता है कि आप कॉन्शियसली अगले बंदे को, नेक्स्ट पॉपुलेशन को पता होता है कि आप उसको हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कम्युनिकेशन हिप्नोसिस बताई, उसमें हमने कैप्सोनियन का मॉडल जो है वो बड़ा फिट होता है कि वो कम्युनिकेशन हिप्नोसिस को डील करता है ज़्यादा। लेकिन कैप्सोनियन मॉडल में दूसरी टाइप ऑफ हिप्नोसिस भी होती है, जिसमें हम एक हिप्नोसिस का नाम आपने सुना होगा जिसे हम स्टेज हिप्नोसिस कहते हैं। अब स्टेज हिप्नोसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम एक ऐसे सजेशंस देते हैं जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और ये उस मकसद के लिए किया जाता है कि अगर एक किसी का कॉमन प्रॉब्लम हो, यानी कि फर्ज करें जिस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप किसी को रिलैक्स करना चाहते हैं, यानी कि आपका एक ऐसा मकसद हो जिसमें सारे लोगों को एक ही मकसद हो, तो आप उसको एक एक ज्यादा लोगों को एट अ टाइम भी हिप्नोटाइज करके, तो उनका जो मकसद होता है आप उनको उनमें सजेशंस दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं थ्रू सजेशंस। तो यूजुअली जो स्टेज हिप्नोसिस होता है समटाइम एक डेमोज के तौर पे लोग यूज करते हैं या एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग यूज कर रहे होते हैं। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट जाएंगे, तो आप लोगों को सिखाते हुए ज्यादा पॉपुलेशन को, 15-20 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको एट अ टाइम एक ही मकसद हो, और जाहिर है मकसद ये कॉमन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है तो सबको हो सकती है, तो वहां पे आप उनको स्टेज हिप्नोसिस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह एक हिप्नोसिस ऐसा होता है जिसे हम हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं। हेट्रो हिप्नोसिस का मतलब ये होता है कि जिसमें वन ऑन वन सेशन होता है, यानी कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट जो क्लाइंट को है वो हिप्नोटाइज करता है, और उसके जो गोल्स होते हैं उसके मुताबिक उसको सेशन देता है, उसके गोल्स के मुताबिक उसको एंटरटेन करता है। इसको हम हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं। अब हेट्रो हिप्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल हिप्नोसिस के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि जो लोग क्लिनिकल इश्यूज के साथ आते हैं जिसमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई बैड मेमोरीज हैं, उसको मैनेज करने के लिए आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और वो आपकी हिस्ट्री को लेते हुए आपको सुनता है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उससे रिलेटेड आपको हिप्नोटाइज करने के बाद ड्यूरिंग हिप्नोसिस वो ऐसा स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर करता है, यानी कि ऐसी, उसको सजेशंस कहते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ ट्रांस वो एक ऐसी बात करता है जो आप इजीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है कि ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस आप हाइपर सजेस्टेड होते हैं, तो उस टाइम हाइपर सजेस्टेड होता है इंसान, तो इसीलिए हम उसको उसी टाइम जो सजेशंस देंगे वो इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। और अगर आप उस सजेशंस को बार बार देते हैं, तो आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, तो आपके ब्रेन वैसे ही डिजाइन होना शुरू हो जाता है और आप में उसी तरह की चेंजेस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हेट्रो हिप्नोसिस कहते हैं। अब इसी तरह एक हिप्नोसिस की और टाइप है जिसे हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। अब सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक ऐसी स्टेट में लेके जाते हैं जिसमें आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं या आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, यानी कि आप खुद अपने आप को करें ऐसा फिनोमेना जिसमें आप खुद अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं, उसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। जाहिर है इसका एक अपना अप्रोच है, मैं जाहिर है इसको डिटेल से जब हम पढ़ेंगे कि हिप्नोटाइज कैसे करना है, तो मैं डिटेल से इसकी टेक्निक भी आपसे एलैबोरेट करूंगा कि आपने किसी को हिप्नोटाइज कैसे करना है या अपने आप को कैसे हिप्नोटाइज करना है।
इसी तरह एक टाइप होती है जिसे हम हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। ये भी अनकॉन्शियसली हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता, आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो हाईवे हिप्नोसिस का मतलब ये है कि जब आप मोटरवेज पे जाते हैं, यानी कि ऐसी रोड्स पे जाते हैं जो बड़ी स्मूथ रोड्स होती हैं, ठीक है, तो समटाइम ऐसे होता है कि जिस एग्जिट से आपने नीचे जाना होता है, आपने उतरना होता है, आप उस एग्जिट से नहीं जाते, आगे चले जाते हैं, यानी कि यू फॉरगेट, आप भूल जाते हैं, आपको अनकॉन्शियसली पता ही नहीं चलता, आप आगे निकल जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ हो। या अगर मैं मोटरवे की बात ना करूं, मैं सिर्फ एक एक गली, एक स्ट्रीट की बात करूं जिसमें आप जा रहे हैं, और आपको पता है कि आपका घर जो है वो इस गली में अंदर जाएंगे तो आएगा, आप उस गली को मिस कर जाते हैं और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं, यानी कि आप एक सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, आप कॉन्शियस नहीं होते, और आप वो गली भूल जाते हैं। अब मिस किश्वर ने जैसे क्वेश्चन किया था कि लाइक क्या है कि जो क्रिटिकल माइंड को अगर हम एक्टिव कर रहे हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड, तो इसके खिलाफ, इसके उल्ट है। लेकिन मसला ये है कि आपने किस टाइम अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। अगर आपने रोड के ऊपर जाते हुए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लिया तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आप किसी और आइडिया में होंगे, किसी और ख्याल में चले जाएंगे, आप किसी सबकॉन्शियस माइंड में हैं, तो आप किसी आइडिया के ऊपर आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, तो आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आप एक एग्जिट आगे चले जाएं, या आपकी गाड़ी कहीं डिवाइडर के साथ लग जाए। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें, आप कॉन्शियस रहें। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि आप ड्राइव अच्छी तरह कर सकें। इस मौके के ऊपर आपको कॉन्शियस माइंड को ज्यादा एक्टिव रखने की जरूरत है, ना कि सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखने की जरूरत है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम सब कॉन्शियस माइंड चाहिए, किस टाइम कॉन्शियस माइंड चाहिए। तो इसको हम रोड हिप्नोसिस कहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कभी, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे हाईवे हिप्नोसिस से मैं आपको बताता चलूं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता ही ना चला हो कि आप हिप्नोटाइज हो गए हो। जैसे मैंने हाईवे रोड हिप्नोसिस की बात की, या हाईवे हिप्नोसिस की बात, आपको पता नहीं चलता कि हिप्नोटाइज होते हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। क्योंकि जो मैंने आपको हिप्नोसिस की डेफिनेशन बताई वो क्या है? हिप्नोसिस की डेफिनेशन यही है कि जब आप हाइपर सजेस्ट हो जाए। हाइपर सजेस्ट का मतलब है कि आप अगले बंदे की बात जल्दी मान रहे हो, जल्दी से बात मान रहे हो, तो इसका मतलब है आप हिप्नोटाइज हैं। तो ये आप कई जगह पे हो चुके हैं। फर्ज करें मैं मार्केट में बात करता हूँ, जब आप मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हैं, आपने एक बिल बोर्ड के ऊपर एक ये पिज्ज़ा की डील देखी है कि ये एक पिज़्ज़ा है। आपने देखा है कि ये ₹849 में ये एक बुफे चल रहा है पिज़्ज़ा का, कि आप जितना मर्जी पिज़्ज़ा खाएं, ठीक है, और साथ में आपको कोक भी फ्री, साथ में सैलड भी फ्री है, और इसके साथ एक कार्नेटो भी आपको फ्री मिल जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि यूजली अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको एक पिज़्ज़ा ही 800 का मिलता है। एक पिज़्ज़ा, यानी एक पिज़्ज़ा आपको 800 का मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि ऑल द पिज़्ज़ा, सैलड एंड पेप्सी यू कैन हैव, यानी कुछ भी आप इतने में ले सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर देखा जाए तो आप सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा ले लेना तो आपसे शायद वो भी ना खाया जाए एक सिंगल पर्सन से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि उन्होंने आपको पेप्सी भी ऑफर कर दी, सैलड भी ऑफर कर दिया है, कॉर्नेटो भी फ्री दे दी। ये सारे मैसेज यूनिट्स हैं, अगर आपने मैसेज यूनिट का कॉन्सेप्ट समझाओ पहले लेक्चर्स में। तो यानी कि जो मार्केटिंग के लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक चीज के साथ आपको इतने मैसेज यूनिट दे देते हैं जिसके अंदर एक फियर होता है या ग्रीड होता है। यानी कि आप इन्होंने ग्रीड क्या दी, कार्नेटो दे दी, कि अब ये कार्नेटो है तो अब आपने फर्ज करो पिज्जा नहीं खाना होता, लेकिन आपने जैसे कार्नेटो एक एडिशनल चीज देखी तो आपने कहा चले मैं ले लेता। तो इसका क्या मतलब है कि यू यू गेट हिप्नोटाइज, यू गेट हाइपर सजेस्टेड, आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं, तो आप वो चीज ले लेते हैं। अदरवाइज हो सकता है आप पहले ना लेनी हो, आपका दिल ही ना हो कर रहा हो, या आपका कोई प्लान ही ना हो,
तो यानी कि आप रैंडमली ये कहीं से गुजर रहे हैं और आपका दिल बन गया क्योंकि आपने इस डील के अंदर एक मैसेज यूनिट्स देखे। तो इसीलिए समटाइम ऐसे होता है कि आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ मैसेज यूनिट्स होते हैं, और मैसेज यूनिट क्या करते हैं, आपके क्रिटिकल माइंड को कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सही डिसाइड नहीं कर पाते। जब आप डिसाइड नहीं कर पाते तो कोई दूसरा बंदा आपके लिए डिसीजन करता है, यानी कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप ले लेते हैं। तो इसी तरह जो है ये चीजें वर्क करती हैं। जिस तरह आपने जितने भी बुफे डील्स देखी होंगी, उसके इतने रुपीज में आप जितना मर्जी खाएं। अब आपने कभी ये नहीं सोचना यार, इतने रुपीज में लिखा होता है कि आपने जी, आपको 40+ डिशेज हैं। अब 40+ का लफ्ज जो है ना, ये मैसेज यूनिट है कि इतनी डिशेज हैं, ये मैसेज यूनिट है। अब आप जब 40+ डिशेस देखते हैं ना, तो आप चले जाते हैं। हालांकि अगर आप इंडिविजुअली भी इतने पैसों का खाना खाएं तो आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, कस्टमाइज खाना खा सकते हैं जो आपका दिल होता है। लेकिन ये होता है कि इससे एक मैसेज यूनिट की वजह से आपका क्रिटिकल माइंड शेक होता है, यार इतना सारा खाएंगे, अनलिमिटेड खाएंगे। ठीक है, खाने की कैपेसिटी तो आपके अंदर उतनी ही जितनी है। ठीक है। तो बहुत से लोग आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो खाना खाने जाते हैं वो बुफे को चूज नहीं करते, वो कहते हैं हम जो दूसरी टर्म यूज करते हैं अला कार्ट, कि हम वहां से खा लेंगे। तो वो अपना चूज करते हैं मेन्यू, फिर उसी तरह खाते हैं। एक तो अपनी मर्जी का खाना खाते हैं और अपनी मर्जी से चीजें बनवाते हैं, कस्टमाइज फूड बनवाते हैं। ठीक है, और इंजॉय भी करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बुफे पे जाते हैं तो जाहिर है आप वही चीजें खाएंगे जो ऑलरेडी उनकी बन चुकी, और जो भी उनकी क्वालिटी है या क्वांटिटी। ठीक है। इसी तरह और बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, जैसे क्रेडिट कार्ड की स्ट्रेटजीज के अंदर जो है ना, वो आपको यही चीजें मिलती हैं। कि फर्ज करें आपके पास एक एक ऑफिसर आता है, जो बैंक की तरफ से एक आदमी आता है, वो कहता है जी आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो। आप कहते हैं इसका फायदा क्या है? कहता है जी अगर आप इससे शॉपिंग भी कर लेंगे तो आप 45 डेज में या एक लिमिटेड टाइम में पैसे वापस कर देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़ेंगे, इसी पैसे इतने ही आप वापस कर सकते हैं। तो ये वो सारे छोटे छोटे जो है ना, हालांकि आपने वापस तो करने हैं। ठीक है, वापस तो करने हैं, आप 45 डेज में वापस करते हैं। तो लेकिन उनका ये मैसेज यूनिट होता है कि एटलीस्ट आपको 45 डेज वो देते हैं। तो जिसकी वजह से वो इतने आपको वो बेनिफिट्स बताते हैं। वो सारे मैसेज यूनिट्स होते हैं, और मैसेज यूनिट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आप उससे हाइपर सजेस्ट होके आप उस चीज को चूज कर लेते हैं। और ये वो तरीके हैं कि कभी कभी आपको पता भी नहीं होता कि आप हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं और आप हाइपर सजेस्ट होके वो चीजें कर चुके होते हैं। ये वो तमाम चीजें। जी। तो ये मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस आपके साथ शेयर की, और ये कॉन्सेप्ट शेयर किया कि आप बहुत सी जगह पे हिप्नोटाइज हो जाते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, ठीक है, इस क्लास में हम ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हिप्नोसिस के प्रोसेस को बेहतर कर देते हैं, यानी आपके लिए और आसानी हो जाती है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या हिप्नोसिस का जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी होता है। वो ये है कि कुछ फैक्टर्स, जब भी आपने किसी को हिप्नोटाइज करना है, स्पेशली जाहिर है आपने क्लिनिकल हिप्नोसिस की तरफ जाना है या 1-to-1 किसी का सेशन लेना है, तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है कि आपके रूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। टेक्निकली आपका रूम एनवायरनमेंट कैसा हो, कि उसमें वॉल कलर्स कैसे होने चाहिए। देखिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपके जो वॉल कलर हैं, आपके ऑफिस की जो दीवार का कलर है, वो ज़्यादा ब्राइट ना हो, वो हैवी ना हो, बड़ा लाइट हो, यानी लाइट ब्लू हो सकता है, लाइट ग्रे हो सकता है। उससे होता क्या है कि आप एक्टिव नहीं होते। आप जैसे ही रूम में एंटर होते हैं आप ट्रैंक्वाइल फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, और आपको रिलैक्स बंदा मिलेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, हिप्नोटाइज वो जल्दी से हो जाए। यानी कि एज कंपेयर टू कि आप जाते हैं कि आपका रूम जो है वो बड़ा ब्राइट रूम है, येलो कलर लगा हुआ है जनाब, रेड कलर है, एक दीवार रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है, तो वो बंदा जाते ज्यादा एक्टिव हो जाए।
तो बेसिकली आपका मकसद उसको हाइपर सजेस्ट करना है, ना कि उसको एक्टिव करना। तो इसलिए आपके ऑफिस की जो दीवारों का कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ऑफिस की जो लाइट है वो बड़ी डिम होनी चाहिए। यानी ऑब्वियसली आप ब्राइट लाइट भी रखें, जब आपने अपना काम करना है तो उसे करें, लेकिन जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो वो बड़ी डिम सी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, डिम सी लाइट होगी तो वो बंदा पहले ही रिलैक्स करेगा, क्योंकि ब्राइट लाइट के अंदर आप एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो ना, आप सुबह उठते हैं तो आप रिलैक्स, इस इस तरह होता है कि बड़ी लाइट सी आप सो के उठते हैं। या फिर आप शाम की तरफ जब जाते हैं, उठने के बाद आप स्ट्रेस ज्यादा होना शुरू हो जाता है और आप ज्यादा जो है वो एक्टिव भी फील करेंगे मॉर्निंग में, लेकिन जैसे आफ्टरनून के बाद जाते हैं तो आप जरा डाउन चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो सूरज की रोशनी वो भी डाउन जा रही होती है। तो इसीलिए यूजली देखा जाए तो आप सोने से पहले जो रिलैक्सेशन का एक रिदम है पूरे 24 घंटे में, वो सोने से पहले ज्यादा होता है, तो उस टाइम लाइट ज्यादा नहीं होती। फिर आपका जो ऑफिस है, किश्वर, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, सॉरी वो ऑन हो गया था, मैं इसको जी म्यूट जी, कर कोई देती बात। आपका क्वेश्चन है शाजिया? जी जी, अनम्यूट कर लें जी। पहले आप अनम्यूट कर लें, अपना माइक खोलें। जी, नीचे से अपना माइक खोलें, कहीं पे साउंड साउंड का आएगा। चलें, आप बोलें। है। जैसे मेरा क्लासरूम है तो काफी ब्राइट है, और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्लासरूम में बैठे हैं तो वो तो ऑब्वियसली हर टाइम एक्टिव रहते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से तो हम फिर उनको अपनी बात अच्छे तरीके से यूं नहीं समझा पाएंगे कि उनका ध्यान तो सारा टाइम माहौल में ही इन्वॉल्व रहेगा। जी, ऐसे हो सकता है, क्योंकि जब आप ज्यादा क्रिटिकल होते हैं ना तो वो कोई चीज समझना समझना ही नहीं चाहते, हर चीज में फिल्टर करेंगे, लॉजिक्स निकालेंगे। तो आपका हो सकता है कॉन्सेप्ट वो समझ ना पाए सही प्रॉपर। ठीक है, उनका क्रिटिकल माइंड ही चलता रहेगा, वो फिल्टर ही करते रहेंगे। ठीक है, जी। तो ये फैक्टर है। इसलिए जो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, बड़ा स्मूथ काम होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट जो रखते हैं, मतलब वॉल्स पे बोर्ड्स हैं, कार्टून्स हैं, और थीम दिए हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली इवन हम जब क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चों का ध्यान ज्यादातर उन्हीं चीजों के ऊपर ही होता है। जो जिधर नजर पड़ती है उसकी वहीं पे नजर चिपक जाती है, मतलब वो उन्हीं चीजों में गुम हो जाता है, हमारी बात को उस तरह से नहीं पिक करता। जी, ये वन ऑफ द फैक्टर ये है। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि इससे और भी बड़े इफेक्ट आते हैं, लाइक आप में एग्रेशन हो सकता है अगर आप रेड कलर की चीजें देखें। तो ये बेसिकली एक कलर साइकोलॉजी भी है, जिसका कलर्स का आपकी बिहेवियर के ऊपर बड़ा असर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने कामनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको आपको ये फैक्टर जो है ना वो हेल्प आउट करेगा। सिर्फ एक फैक्टर से ही ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल सारी चीजें ऐसी ही हो जाएंगी, लेकिन इट इज इसकी कोई परसेंटेज है जो इफेक्ट करती है, इसीलिए मैंने फैक्टर का नाम बोला। लाइक मेरे जैसा बंदा है, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आपका रूम का कलर दीवारों का ब्राइट भी होगा तो फिर भी आप उसको हिप्नोटाइज कर लेंगे, वो ऐसा मसला नहीं। लेकिन आपके लिए एक आसानी हो जाती है, एक एक फेवरेबल कंडीशन ज्यादा अच्छी हो जाती है, कहने का ये मकसद है। जी नहीं, जैसे मैंने नोटिस किया तो मुझे ऐसा आपकी बात से जरा थोड़ा पहले तो दिमाग के अंदर ही था, कहीं ऑब्वियसली किसी लाशऊर में ही था, अभी वो चीज शऊर में आई कि ऐसा हो सकता है। जी, ऐसा होता है, जी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इवन आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, इस ड्रेस का आपके मिलने वाले लोगों पे बड़ा असर होता है कि आपने हम्म। कलर कौन सा पहना है, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है। जाहिर है ऑब्वियसली एक डिफरेंट डिबेट चली जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? जी, तो इसी तरह कुछ और फैक्टर्स हैं, जिस तरह आपका जो रूम है जहाँ पे आपने हिप्नोसिस का सेशन लेना है, वो मिनिमम कहीं से साउंड हो, नॉइस ना हो, टेम्परेचर बड़ा जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर हो आपके रूम का।
ये है कि ज़ाहिर है सर्दियों में सर्दी ज़्यादा ना हो, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा ना हो, या इवन आप गर्मियों में बैठे हैं लेकिन आपका रूम ज़्यादा चिल्ड है, ज़्यादा चिल है वहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर्दियों में तो ओवर हीटिंग, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। यानी एक कंफर्टेबल टेम्परेचर हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको सर्दी भी फील ना हो रही हो। ये ना हो कि आपके क्लाइंट का सारा ध्यान सर्दी की तरफ चला जाए, ठीक है, आप सर्दी फील कर रहा है तो उसको आपने कंफर्ट प्रोवाइड करनी है, एक एवरेज टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर देना। फिर आपकी सीटिंग बड़ी बड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप रिलैक्स फील करें। ये ना हो ऐसी सीटें ना हो जिससे आप एक्टिव होके बैठे, ठीक है। अक्सर आप जाए ना जहाँ पे वो कैफेटेरियाज या स्पेशली जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ के जो टेबल चेयर्स होती हैं बड़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी कम होती है, तो वो चेयर्स हार्ड रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना बैठें, बस कॉफ़ी पिए और चले जाएं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी चेयर इतनी कंफर्टेबल हो कि उसके बैठने का दिल करे। फिर आपके रूम में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, साइडों पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। फिर आपका रूम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्राइवेसी इंश्योर हो, ताकि वो आपके साथ खुल के बात कर सके, वो सिक्योर फील करे। सिक्योर फील करने का मकसद ये है कि लाइक आपका अगर फर्ज करें एक एक 5th फ्लोर बिल्डिंग है, तो आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऑफिस नहीं होना चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रश ज्यादा होता है, या रिसेप्शन के साथ कहीं रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो उधर आएगा वो उधर ही देखेगा या उधर से गुजरेगा। तो ट्रैफिक फ्लो जो है वो आपके ऑफिस का कम से कम होना चाहिए। इधर आपकी कोशिश होनी चाहिए बेसमेंट में आपका ऑफिस हो या टॉप फ्लोर पे हो, तो ये ज्यादा अच्छा है। वॉशरूम के पास ना हो जहाँ पे पब्लिक ज्यादा आती जाती है, कोई टक शॉप है कहीं एक बिल्डिंग में उसके साथ ना हो, वॉशरूम के पास ना हो, रिसेप्शन के पास ना हो, टॉप फ्लोर पे हो, क्योंकि टॉप फ्लोर पे वही जाएंगे जिन्होंने आपके पास आना, ठीक है। तो या कोई एक दो और ऑफिस हैं, तो इसलिए इसका मतलब है ट्रैफिक कम हो आपके पास, तो इससे प्राइवेसी भी इंश्योर होती है, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती। तो ये रूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, रूम की लोकेशन ये होनी चाहिए। जिसका मैंने फर्ज करें आपको ये रूम का एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। आपके रूम में अगर आपने 1-on-1 सेशन लेना है, तो आपके रूम में 3 चेयर्स होनी चाहिए। 3 चेयर्स होनी चाहिए, एक चेयर आपके लिए होनी चाहिए और 2 चेयर क्लाइंट के लिए होनी चाहिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपने एक खास टाइम के बाद उस क्लाइंट की जो चेयर है वो चेंज करनी है, आपने उसको दूसरी चेयर पे बैठाना है। तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा बाद में। आप अगर आप इसकी दीवारों का कलर देखें डिसेंट है, एक प्लांटेशन हो सकती है। एक ये क्लाइंट के लिए इसको हम ना हिप्नोटिक रिक्लाइनर भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसा रिक्लाइनर एक ऐसी चेयर होती है जो 45 के एंगल पे हो जाती है, यानी कैसे, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जब बताऊंगा कि जब आप हिप्नोटाइज करते हैं तो क्लाइंट शुड बी एट 45 डिग्री एंगल, यानी ऐसे होना चाहिए। तो ये ऐसी चेयर है जो क्लाइंट को मजबूरन वैसे लेके जाएगी, ठीक है, यानी कि आप क्लाइंट बैठेगा तो ऐसे ही बैठेगा, ठीक है। तो इसकी एक अप्रोच है मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं ना तो आपके फ्रंटल लोब में जो क्रिटिकल माइंड का पीछे ब्रेन होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जरा डिस्टर्ब होती है, तो वो बैठते ही उसका क्रिटिकल माइंड कंफ्यूज होता है और आप फिर जो बात करते हैं वो उसी को उसको फॉलो ज्यादा करता है। तो इसकी इसकी पीछे पूरी साइंस है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हिप्नोटिस्ट जो है ना वो इस तरह की चेयर क्यों इस्तेमाल करते हैं। शायद कभी किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो कि ये क्यों हम ऐसी चेयर इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए ये चेयर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके रूम में आप एक कॉर्नर में लैंप हो, ठीक है, जो वहीं पे लाइट आ रही है लेकिन ज़ाहिर है अंधेरा ना हो, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो सिक्योर फील करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइट भी हो लेकिन डिम लाइट हो, ताकि डिम लाइट से ये होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करता है, आप एक्टिव नहीं होते, आपका क्रिटिकल माइंड एक्टिव नहीं होता। तो आपको हिप्नोटाइज करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू कि आप एक ब्राइट लाइट के अंदर आप उसका सेशन ले रहे हैं। इसी तरह एक और फैक्टर मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपने किसी को हिप्नोटाइज करना है तो उससे पहले आपने उसका सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कर लेना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि हर बंदा एक खास तरीके से सजेस्ट होता है, हर बंदा एक खास तरीके से सजेस्ट होता है। पहले आपको पता होना चाहिए ये फिजिकल सजेस्टिव वाला है या इमोशनल सजेस्टिव वाला, कि आप उसके मुताबिक उसको सजेस्ट करें। पॉइंट क्लियर?
आप उसको उसके मुताबिक सजेस्ट करें कि उसकी सजेस्टेबिलिटी स्टाइल क्या है। मेक सेंस? ठीक है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, अभी आप हिप्नोटाइज करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह सजेस्ट होगा। आइदर फिजिकल सजेस्टिबिलिटी इसका स्टाइल है या इमोशनल सजेस्टिबिलिटी स्टाइल है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये सजेस्टिबिलिटी स्टाइल का जो है ना नहीं पता, वो पिछली वीडियो जरूर देखे। मैंने बताया था कि कैसे किसी की सजेस्टिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें फिंगर क्लोजिंग मेथड भी है, उसके अंदर हैंड राइटिंग से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो सकता है। फिर आपने एक चीज को प्रेफर करना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको टाइमिंग का बता रहा हूँ। देखिए, ये एक टाइम साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अक्सर मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जितने भी बिहेवियर्स होते हैं ना, वो 24 घंटे, ना फर्ज करिए आपके पास 24 घंटे का टाइम है, तो 24 घंटे में ना उनके रिदम्स होते हैं, यानी कि कभी वो चीज ऊपर चली जाती है 24 घंटे में, कभी नीचे आ जाती है। ऐसे रिदम को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। अब बेसिकली जब आप हिप्नोसिस में होते हैं ना, तो आपकी जो ब्रेन वेव्स होती है वो अल्फा ब्रेन वेव्स होती है। तो अल्फा ब्रेन वेव्स का एक रिदम है, वो यूजुअली अल्फा ब्रेन वेव ज्यादा होती है इवनिंग आवर्स में। यानी कि आप ये समझे कि इवनिंग आवर्स में आप थोड़े बहुत पहले ही हिप्नोटाइज होते हैं, पहले से हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन वेव्स एक्टिव होती हैं, अल्फा ब्रेन वेव इवनिंग में ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इवनिंग में हिप्नोसिस का सेशन करेंगे तो कंपैरेटिवली अच्छा होगा, उसकी टाइमिंग ऑलरेडी अच्छी है। आप दूसरे टाइम पे भी कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस ये मिल रही है, आपको चॉइस है, तो फिर आप इवनिंग में करेंगे, क्योंकि इवनिंग के अंदर जो क्लाइंट होता है वो ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल पे वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है और आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर कंसीडर करना क्यों जरूरी है? फैक्टर कंसीडर करना इसलिए जरूरी है कि आपको काम थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ चीजें माहौल पहले ही बना होगा। तो अगर कुछ माहौल पहले ही बना होगा तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ना, फर्ज करें ये ह्यूमन डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, तो वो साइकिल में चलते हैं। फर्ज करें जैसे मैं आपको बताऊं कि 9 बजे रात को मेलाटोनिन सिक्रीट स्टार्ट होता है, यानी कि मेलाटोनिन जो है वो 9 बजे शुरू होना होता है, खारिज होना, और ये पीक पे जाता है रात को 2 बजे। इसलिए आपको रात को 2 बजे गहरी नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन 2 बजे रात को पीक पे होता है। इसी तरह सोने से पहले अल्फा ब्रेन वेव्स पीक पे होती है, इसीलिए ये सोने से पहले अगर आप सेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आपने कभी सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन खुद प्लान करना है तो आप सोने से पहले करें, वो आप इजीली हिप्नोटाइज हो जाएंगे, अपने आप को इजीली आप कर पाएंगे। फिर एक और मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करने लगे तो उससे एग्रीमेंट लें। एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आप उसको ओके करवाएं कि ठीक है मैं आपका मसला हल कर दूं, चलें फिर करें। तो उसको कॉन्शियसली फोकस करें, कॉन्शियसली फोकस करेंगे तो वो इस काम के लिए ज्यादा तैयार होगा, वो खुद हिप्नोटाइज होना चाहे। इसको हम कहते हैं ऑलवेज चेक फॉर द एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो उसका सारा ध्यान इधर उधर से हट के उसी प्रोसेस में हो जाएगा, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फैक्टर्स भी बताता हूँ कि कभी भी आपके पास हिप्नोसिस का क्लाइंट आता है तो कुछ खाने पीने में कुछ चीजें ऐसी ना दें जिससे उसका क्रिटिकल माइंड एक्टिव हो जाए। फर्ज करें आप उसे कॉफी ऑफर करवा देते हैं, चाय ऑफर करवा देते हैं, तो बेसिकली क्रिटिकली ज्यादा एक्टिव होगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। ये स्टेट नहीं चाहिए आपको, उसको रिलैक्स चाहिए। आप उसको रूटीन में एक मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर आप पानी दें, मौसम के हिसाब से आप, वाटर कैन रिलैक्स द पर्सन। तो पानी हो सकता है, ठीक है, या कोई और ड्रिंक ऐसा हो सकता है जो रिलैक्सिंग ड्रिंक हो, लेकिन कभी स्टिमुलेंट चीजें उनको ना ऑफर करें। आते ही फर्ज करें आपने उसको कॉफी दे दी तो वो उसका क्रिटिकल माइंड वैसे एक्टिव हो जाए। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जब हम गलतियां करते हैं, उसकी वजह से आपको हिप्नोटाइज करना थोड़ा सा, और स्पेशली जो यंग लोग हैं आप जैसे जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो मैं इंतहाई जो है वो लेवल पे कहता हूँ कि आपने इन फैक्टर्स को ज्यादा काउंट करना है। ऐसे ही ना मैं आपको लेमन लैंग्वेज में मिसाल दूं कि एक बंदा जब गाड़ी सीख रहा होता है ना शुरू शुरू में, वो कई फैक्टर्स का ख्याल करता है, वो म्यूजिक भी नहीं चलाता,
वो शीशे भी डाउन करके रखता है, फिर वो किसी को साथ भी नहीं बिठाता, ठीक है, फिर वो दिन दिन के टाइम चलाता है, रात को नहीं चलाता, ठीक है। तो इसी तरह वो बेहतर ड्राइविंग कर लेता है, वो बच भी जाता है। इसलिए ये मैंने जो आपको कुछ फैक्टर्स बताए, अगर आप ये फैक्टर्स जहन में रख के किसी को हिप्नोटाइज करेंगे तो उसके आउटकम अच्छे आएंगे, वो बेहतर होगा। तो ये फैक्टर्स आपने जरूर कंटिन्यू करने हिप्नोटाइज करते हो। अब जाहिर है मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि हिप्नोटाइज करना कैसे, तो फिर भी यार ये सारे फैक्टर हम इसको डिस्कस कर लें।